हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा एटॉमिक मास एंड द मॉलिक्यूलर मास। आज हम बात करेंगे एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सिंपल भाषा में देख लेते हैं एटॉमिक मास होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ द एटॉमिक मास। देखो, एटॉमिक मास क्या होता है इन सिंपली, एटॉमिक मास इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट। मतलब एलिमेंट के एक एटम का मास। ठीक है, एलिमेंट के एक एटम का जो मास होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। मतलब कोई भी एक एटम का जब मास लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन है कि इज एटॉमिक मास कैन बी फाइंड बाय द डायरेक्ट मेथड। ठीक है, क्या हम डायरेक्ट मेथड से एटॉमिक मास को फाइंड आउट कर सकते हैं? नहीं। इसका आंसर क्या है, नो। कोई भी डायरेक्ट मेथड से हम एटॉमिक मास फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, कोई भी डायरेक्ट मेथड से हम एटॉमिक मास फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई स्टैंडर्ड चूज करना पड़ेगा। देखो पुराने समय में क्या होता था, अब तो चलो बहुत सारी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक आ गई हैं, जैसे मास स्पेक्ट्रोमीटर है, उससे हम एटॉमिक मास फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट का। बट पुराने समय में क्या था, ऐसी कोई टेक्निक नहीं थी। ठीक है, बाय विच जिसके द्वारा हम किसी एटम का एटॉमिक मास फाइंड आउट कर सकें, क्योंकि एटम का साइज क्या था, बहुत छोटा था। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि कोई भी ऐसा डायरेक्ट मेथड नहीं था जिससे हम एटॉमिक मास फाइंड आउट कर सकें। तो इन दिस, ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। ठीक है, क्या इनडायरेक्ट मेथड से हम एटॉमिक मास फाइंड आउट कर सकते हैं? यस, इनडायरेक्ट मेथड से हम एटॉमिक मास फाइंड आउट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन देखो, इज दिस कैन बी फाइंड आउट बाय द इनडायरेक्ट मेथड। आंसर इसका क्या है, यस। मतलब इनडायरेक्ट मेथड से हम क्या कर सकते हैं, एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे होगा, देखो वो कैसे होगा, हाउ। हाउ, ठीक है, हाउ का मतलब कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम करेंगे बाय चूजिंग स्टैंडर्ड। हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्टैंडर्ड चूज करना पड़ेगा। ठीक है, उस स्टैंडर्ड के रिलेटिव में किसी भी एटम का मास हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं। देखते हैं कौन कौन से स्टैंडर्ड हमने यूज किया है। ठीक है, सबसे पहले जो स्टैंडर्ड था, सबसे पहले साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, फर्स्ट स्टैंडर्ड जो था हमारा हाइड्रोजन था। ठीक है, फर्स्ट स्टैंडर्ड था हमारा कौन सा था, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के स्टैंडर्ड को, हाइड्रोजन के स्टैंडर्ड का जो मास था वो कितना था, कितने का यूनिट कंसीडर किया, 1 यूनिट कंसीडर किया। हाइड्रोजन के स्टैंडर्ड का मास कितना कंसीडर किया, 1 यूनिट। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन को 1 यूनिट कंसीडर किया, ठीक है, हाइड्रोजन का मास कितना कंसीडर किया, 1 यूनिट। ठीक है, इसको हम थोड़ा एग्जांपल से समझ लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल से समझना ज़्यादा बेटर होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ एक एग्जांपल से। ठीक है, जैसे मान लो, ठीक है, जैसे मान लो मैं इस कॉपी पे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको एक कॉपी पे बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लो हमने क्या किया, हाइड्रोजन का मास कितना मान लिया, 1 यूनिट मान लिया। ठीक है, हाइड्रोजन का मास कितना मान लिया, 1 यूनिट। मान लो सपोज करो हमें किसका मास फाइंड आउट करना है, ऑक्सीजन का मास हमें क्या करना है। ठीक है, मास ऑफ ऑक्सीजन हमें क्या करना है, मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे, मान लो हमारे पास एक वेइंग बैलेंस है, सपोज करो मान लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे क्या रखा, हमने ऑक्सीजन का एटम रखा। ठीक है, यहाँ पे हमने एक ऑक्सीजन का एटम ऐसे रख दिया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ हमें हाइड्रोजन के, ठीक है, हाइड्रोजन के कितने यूनिट रखने पड़ेंगे, हाइड्रोजन के हमें 16 यूनिट रखने पड़ेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन के कितने यूनिट रखने पड़ेंगे, हमें यहाँ 16 यूनिट रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन के हम यहाँ 16 यूनिट रख देंगे, ठीक है, कितने, 16 यूनिट किसके, 16 यूनिट किसके, हाइड्रोजन के, वो किसके इक्वल हो जाएंगे, ऑक्सीजन के मास के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, 16 यूनिट हाइड्रोजन के रखेंगे तो किसके इक्वल हो जाएंगे, वो मास ऑफ ऑक्सीजन एटम।
तो इस तरह हम क्या कर सकते थे कि जैसे हमने हाइड्रोजन को एज ए स्टैंडर्ड माना, ठीक है, स्टैंडर्ड मान के हम किसी भी एटम का मास क्या कर सकते थे, फाइंड आउट कर सकते थे। ठीक है, ये थी एक्सप्लेनेशन। अब सेकंड जो स्टैंडर्ड हमने कंसीडर किया है, सेकंड स्टैंडर्ड कौन सा कंसीडर किया हमने, हमने किया है ऑक्सीजन को। ठीक है, सेकंड स्टैंडर्ड हमने इसको कंसीडर किया है, ऑक्सीजन को कंसीडर किया है। उसका मास हमने कितना माना है, 16 यूनिट। कितना मास माना है, 16 यूनिट। ठीक है, जो थर्ड हमने थर्ड स्टैंडर्ड जो हमने एज्यूम किया है, थर्ड स्टैंडर्ड जो अभी चल रहा है, ठीक है, प्रेजेंटली चल रहा है, वो कौन सा है, कार्बन आइसोटोप ऑफ कार्बन, कौन सा आइसोटोप है, C12। ठीक है, तो ये थे बाय चूजिंग स्टैंडर्ड चूज करके बाय इनडायरेक्ट मेथड से हम क्या कर सकते हैं, एटॉमिक मास फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन है ये वाला, देखो आगे ये वाला है कि वाई हाइड्रोजन चूजन, हाइड्रोजन को ही चूज क्यों किया गया था। जो फर्स्ट स्टैंडर्ड हमने चूज किया था, हाइड्रोजन चूज किया था, उसको ही चूज क्यों किया गया, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, एक लाइट एलिमेंट है। इसका रीजन क्या होगा, हाइड्रोजन क्या है, एक लाइट एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल का एक लाइट एलिमेंट है, इसीलिए इसे चूज किया गया। सेकंड पॉइंट है, हाइड्रोजन क्या है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, हाइड्रोजन इज वेरी रिएक्टिव। ये दो रीजन है जिसकी वजह से हाइड्रोजन को एज अ स्टैंडर्ड चूज किया गया। सेकंड जो वाई द ऑक्सीजन चूजन, फिर हाइड्रोजन को रिजेक्ट कर दिया गया, उसके बाद हाइड्रोजन को एज ए स्टैंडर्ड चूज किया गया। अब इसका भी देखो रीजन, जो मेन रीजन है, इसका भी जो मेन रीजन है, ये आपका क्या है, वेरी रिएक्टिव, मैंने येलो कलर से लिख रखा है। जो ऑक्सीजन एलिमेंट है वो सभी के साथ क्या कर जाता है, रिएक्ट कर जाता है, मेटल के साथ भी, नॉन मेटल के साथ भी, ऑक्सीजन के साथ भी, मतलब सभी एलिमेंट के साथ क्या करता है, ऑक्सीजन रिएक्ट करता है। ठीक है, तो मतलब क्या है, ऑक्सीजन को क्यों चूज किया गया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। दूसरे पॉइंट की बात करूं, ये क्या बनाता है, स्टेबल कंपाउंड बनाता है। थर्ड वाला जो है कार्बन C12 जो अभी चल रहा है प्रेजेंटली, ठीक है, तो इसको क्यों चूज किया गया, एक तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा भी मिलता है, इट इज़ वेरी अबंडेंट। ठीक है, इट इज़ वेरी अबंडेंट। ठीक है, इट इज़ फाउंड, ठीक है, इन वेरी अबंडेंट। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इट इज़ फाउंड, ठीक है, या इट इज़ वेरी अबंडेंट। ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इट इज़ फाउंड इन, जहाँ थोड़ी करेक्शन कर लेना, इट इज़ फाउंड इन, ठीक है, वेरी अबंडेंट। ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। दूसरा क्या है, ये भी क्या करता है, ठीक है, इट इज़ वेरी स्टेबल। ठीक है, ये जो आइसोटोप है C12, ये भी आपका क्या है, बहुत स्टेबल आइसोटोप है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं रिलेटिव मास। ठीक है, एटॉमिक मास होता है, इसको डिफाइन करना हो तो कैसे करोगे, ठीक है, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, एटॉमिक मास क्या होता है आपका, ठीक है, एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास, व्हाट इज द एटॉमिक मास। ठीक है, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम, देखो, एटॉमिक मास इज द रिलेटिव मास, एटॉमिक मास इज द relative mass which describe about how many times atom of element is heavier than 1/12th mass of C12 atom। मतलब कहने का ये हुआ कि एटॉमिक मास क्या है, एक रिलेटिव मास है। एटॉमिक मास क्या है, एक रिलेटिव मास है। ठीक है, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो आपका एटॉमिक मास है वो कार्बन के 1/12th पार्ट, कार्बन के 1/12th मास से कितना हैवियर है, कार्बन के 1/12th मास से कितना ज़्यादा हैवियर है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को एक और डिफाइन कर सकते हैं, मैंने बोला था पहले भी कि जो एटॉमिक मास है वो क्या है, एक रिलेटिव मास है। वो क्या है, एक रिलेटिव मास है, किसके रिलेटिव में लेना है, 1/12th पार्ट ऑफ द कार्बन एटम, मतलब कार्बन एटम का 1/12वां हिस्सा, कार्बन का एटम का 1/12वां हिस्सा क्या है, एज ए स्टैंडर्ड है, उससे उसके कंपैरिजन में। ठीक है, उसके कंपैरिजन में जितना भी एटम का मास, जितना भी एटम का मास होगा उसके कंपैरिजन में, ठीक है, वो आपका क्या है, एटॉमिक मास। ठीक है, इसको मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एटॉमिक मास क्या होता है,
ठीक है। एटॉमिक मास क्या होता है, इसको दोबारा डेफिनेशन देख लेते हैं। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास एक रिलेटिव मास है जो हमें बताता है कि जो मास ऑफ एटम है वो कितने टाइम हैवियर है 1/12th मास ऑफ द कार्बन एटम। मतलब 1/12th मास ऑफ द कार्बन एटम से जो एटम का मास है वो कितने टाइम हैवियर है, इसको हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास। देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जब हमने इसको स्टैंडर्ड कंसीडर किया तो मास ऑफ C12, ठीक है, जो मास ऑफ C12 है इसको एज ए स्टैंडर्ड कंसीडर करेंगे तो इसको हम मान सकते हैं 12 AMU। ठीक है, AMU क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। AMU क्या है? एक जितने भी एटॉमिक मास रहेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास रहेंगे, उनके लिए एक स्केल बना दी गई। ठीक है, उस स्केल पे सभी एटॉमिक मास को हम क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये भी बोल सकते हैं एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास एक एटम का अगर मास का यूनिट लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो मास ऑफ C12 को 12 कंसीडर्ड एज अ स्टैंडर्ड, इसका मास कितना कंसीडर किया गया? 12 AMU। यदि हमें एक AMU का मास पता करना है, हमें एक AMU का मास पता करना है तो 1/12th मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, मतलब एक कार्बन एटम के 1/12वें हिस्से को हम क्या बोलते हैं? AMU बोलते हैं। ठीक है, तो AMU को हम एक न्यू सिंबल जिसको हम क्या बोलते हैं? यू का मतलब क्या है? यूनिफाइड मास। ठीक है, थोड़ा सा और देख लेते हैं। अगर हमें AMU में मास फाइंड आउट करना है, अगर हमें AMU में मास फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे? जो एक्सपेरिमेंटल मास रहेगा किसी भी एटम का, चाहे वो हाइड्रोजन एटम हो, चाहे वो ऑक्सीजन एटम हो, चाहे कोई भी एटम हो, उसका हमने एक्सपेरिमेंटल मास ग्राम में लिख देना है। और नीचे मास ऑफ 1 AMU उसको भी ग्राम में लेना है। कटिंग करने के बाद जो भी मास आएगा वो किस में आएगा? AMU में आएगा। तो 1 AMU किसके इक्वल होता है? ये आपको याद रखना है। 1 पॉइंट, अगर मोल कॉन्सेप्ट के बाद मैं आपको ये भी समझा दूंगा कि 1 AMU ग्राम के इक्वल कैसे आता है। तो 1 AMU इक्वल टू 1.660561 10⁻24 ग्राम के बराबर होता है। ये वैल्यू आपको याद रखनी है। ठीक है, ये वैल्यू आपको क्या करना है? याद रखनी है। ओके, तो अगला कुछ कॉन्सेप्ट है हमारा वो है मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास किसे बोलते हैं? एक मॉलिक्यूल के मास को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। एक मॉलिक्यूल के मास को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मास। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज अ रिलेटिव, ये भी एक रिलेटिव मास है। ठीक है, ये भी एक रिलेटिव मास है। इसके रिलेटिव में देखते हैं जो कार्बन C12 का आइसोटोप है। ठीक है, जो कार्बन C12 का आइसोटोप है उसके कंपैरिजन में मॉलिक्यूल का मास कितना ज़्यादा हैवियर है, कितना ज़्यादा है, उसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास क्या है? ये भी एक रिलेटिव मास है। किसका? एक मॉलिक्यूल का। किसके रिलेटिव में हम देख रहे हैं? C12। ठीक है, आइसोटोप ऑफ कार्बन C12 जो कि हमने एज ए स्टैंडर्ड माना हुआ है, उसके कंपैरिजन में हम चेक करते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं कि एटॉमिक मास क्या है आपका? सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में जितने भी आपके एटम्स प्रेजेंट रहेंगे, अगर उनका सम कर देंगे, अगर उनके एटॉमिक मास, ठीक है, सभी के एटॉमिक मास का क्या कर देंगे? सम कर देंगे। जो सम करने के बाद हमारे पास आएगा उसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल दे रखा है आपको, ये आपका H2 है, वाटर मॉलिक्यूल है। इसमें क्या है आपका? ठीक है, यहाँ देखो हाइड्रोजन का मास 1 है तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। इस पे हम क्या कर देंगे? प्लस ऑक्सीजन का मास कितना है? 16। जब हम जमा कर देंगे, ठीक है, जमा करने के बाद हमारे पास क्या आएगा? 18U आएगा। ये जो 18U है ये है मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, किसका? वाटर का, वाटर के एक मॉलिक्यूल का। थैंक्स सभी को, थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये लेक्चर सभी को समझ आया होगा। आई होप आई होप ये लेक्चर आप सभी को अच्छी तरह समझ आया होगा। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो बच्चे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। इन फ्यूचर में
आपको केमिस्ट्री के रिगार्डिंग, ठीक है, केमिस्ट्री के रिगार्डिंग डेप्थ में बहुत सारे वीडियो मिलने वाले हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।